हेलो बच्चों। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर को। बेटा ये वो चैप्टर है जिसमें आपको नियम लॉज सिखाने वाले हैं हम, और इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे न्यूटन्स के 3 लॉज के बारे में। 9th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे न्यूटन लॉज को, आज हम उनको बहुत डेप्थ में जाकर एक्सप्लोर करेंगे, उनके मीनिंग के बारे में समझेंगे, उनकी स्टेटमेंट देखेंगे क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं उनकी। तो बेटा आपको पता है कि न्यूटन लॉज किसने बनाए थे? न्यूटन ने। उनके सर पे ये एप्पल गिरा था और उन्होंने न्यूटन लॉज को बना दिया था। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं इन न्यूटन लॉज की। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो न्यूटन ने जब अपने लॉज दिए, न्यूटन ने जब अपने लॉज दिए, उससे पहले भी और बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने कोशिश करी इन लॉज को बनाने की। लॉज कैसे बनते हैं बेटा? ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, ये अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर एक थ्योरी निकालते हैं, एक लॉ निकालते हैं कि नेचर इस तरीके से काम कर रही, नेचर इस तरीके से काम करती है, ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे क्यों चलती है उसका जवाब किसी के पास नहीं होता बेटा। नेचर की मर्जी, भगवान की मर्जी। लेकिन वो नेचर को ऑब्जर्व करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि नेचर में क्या हो रहा है, नेचर किस तरीके से काम कर रही है, और उसी को वो एक लॉ के रूप में हमारे सामने रख देते हैं। वैसे ही हम जब कहते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ, किस तरीके से ये लॉज बने, तो पहले न्यूटन से पहले और बहुत सारे साइंटिस्ट हुए और उन्होंने नेचर को कैसे कैसे ऑब्जर्व किया और क्या क्या बातें हुई, थोड़ा सा पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, एक फिलोसोफर थे। इन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया और इन्होंने क्या कहा? एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। इन्होंने कहा अगर एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप चलाकर छोड़ देते हो तो वो अपने आप चलता हुआ नहीं रहेगा। इन्होंने देखा कि ये जिस भी ऑब्जेक्ट को लेकर फेंकते हैं, चलाते हैं, छोड़ देते हैं उसको, तो वो अल्टीमेटली रुक जाता है। कोई थोड़ा दूर जाके रुकता है, थोड़ा जल्दी रुक जाता है। किसी को तेज फेंका तो वो दूर जाके रुका, किसी को धीरे फेंका वो जल्दी जाके रुका। इन्होंने देखा हर एक चलने वाली ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली रुक रहा है। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाते रहने के लिए क्या चाहिए आपको? फोर्स चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको? फोर्स चाहिए आपको। लेकिन यह बात थी बिल्कुल गलत। इसे कहते हैं एरिस्टोटल फैलेसी। वो गलत पड़ गए अपने इस ऑब्जर्वेशन के अंदर, और किस तरीके से उनको गलत साबित किया गया देखते हैं आगे। तो बेटा एरिस्टोटल के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था गैलीलियो। ये बहुत बड़े एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे और अपनी बातों को सामने रखने के लिए एक्सपेरिमेंट्स का साथ लिया करते थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ट्रैक बनाया एंड दिस ट्रैक वाज वेरी वेरी स्मूथ। इन्होंने बहुत ही स्मूथ ट्रैक बनाया। ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही स्मूथ ट्रैक बनाया और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर ये बहुत ही स्मूथ ट्रैक है तो यहां पर क्या हो रहा है? जिस हाइट से हम इस बॉल को छोड़ रहे हैं, बॉल लगभग उसी हाइट तक जा रही है। जिस हाइट से हम बॉल को छोड़ रहे हैं, बॉल लगभग उसी हाइट तक जा रही है। ठीक है, इन्होंने कहा अगर मैं इस ट्रैक को थोड़ा फ्लैट कर दूं तो सेम हाइट तक जाने के लिए बॉल को ज्यादा चलना पड़ेगा, सेम हाइट तक जाने के लिए बॉल को और भी ज्यादा चलना पड़ेगा। इन्होंने कहा अगर मैं इसको और फ्लैट कर दूं तो सेम हाइट तक जाने के लिए बॉल को और ज्यादा चलना पड़ेगा। इन्होंने कहा अगर मैं फ्लैट कर दूं इसको बिल्कुल, तो अगर मैं इसको बिल्कुल फ्लैट कर दूं तो बॉल इस हाइट तक जाने के लिए हमेशा चलती हुई चली जाएगी, बॉल इस हाइट तक जाने के लिए हमेशा चलती हुई चली जाएगी, कभी रुकेगी ही नहीं।
ठीक है बच्चा। तो यहां पर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कहा कि बॉल की टेंडेंसी रुकने की नहीं है, बॉल की टेंडेंसी चलते रहने की है, बॉल की टेंडेंसी चलते रहने की है, और इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इन्होंने इनर्शिया वर्ड को निकाला, बताया, कहा, इसके बारे में एक आइडिया प्रपोज किया कि बॉल की टेंडेंसी चलते रहने की होती है। इस आइडिया को पिक किया न्यूटन ने, और अपने न्यूटन के लॉज दे दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन के पहले लॉ की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। An object continues its state of rest or uniform rectilinear motion unless and until it is acted upon by a net external force। मतलब क्या है? सिंपल भाषा में मतलब क्या है? सिंपल भाषा में मतलब है एक ऑब्जेक्ट रुका है तो वो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में, जब तक बाहर से कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता है। उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो रुका हुआ ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा, चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुक सकता है, या उसकी रफ्तार बदल सकती है, या उसकी डायरेक्शन बदल सकती है। मतलब एक एक्सटर्नल नेट फोर्स चाहिए ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपने आप नहीं बदलेगी। एरिस्टोटल ने क्या कहा कि चलाओ अपने आप रुकेगा, चलाओ अपने आप रुकेगा। इसने क्या कहा? अपने आप नहीं रुकेगा। गैलीलियो ने भी यही कहा, अपने आप नहीं रुकेगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या बताता है? न्यूटन का पहला लॉ बताता है इनर्शिया के बारे में। इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हो, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो बच्चों। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा इनर्शिया के बारे में। क्या होता है इनर्शिया? तो हमने कहा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और यू कैन से ऑफ अ मैटर। ये मैटर की प्रॉपर्टी है या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है टू resist the change in its state of rest or uniform rectilinear motion। अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करने की, जो चेंज को अपोज करने की जो टेंडेंसी है उसको इनर्शिया बोलते हैं। चेंज ना होने देने की टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं। तो जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहना चाहता है, जो चल रहा है वो चलते रहना चाहता है, उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो डिस्टर्ब होगा, अपने आप उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। आज के टाइम में जब फ्रिक्शन के बारे में हमें पता है, आज के बारे में जब डिफरेंट फोर्सेस के बारे में पता है, आज के समय में जब हमें ग्रेविटी के बारे में पता है, तो हम हमारे आसपास होने वाले मोशन को इजीली स्टडी कर पा रहे हैं। आज हमें ये लॉ बड़ा ही ऑब्वियस लग रहा है, लेकिन उस जमाने में जब हमें फ्रिक्शन नहीं पता था, तब एरिस्टोटल ने कहा था कि किसी भी चीज को चला के छोड़ो तो वो रुक जाती है। उसे नहीं पता कि क्यों रुक रही है, उसे नहीं पता कि फ्रिक्शन आ रहा है। उसने कहा कि किसी भी चीज को चला के छोड़ो तो वो रुक जा रहा है, बिना किसी फोर्स के वो रुक रहा है। लेकिन आज के समय में पता है कि फ्रिक्शन नामक चीज भी होती है, आज के समय में पता है ग्रेविटी नामक चीज भी होती है। तो आज हमें पता है कि अगर वो रुक रहा है तो क्यों रुक रहा है, ठीक है ना। तो वो फोर्स की वजह से ही रुक रहा है, और उस फोर्स को अगर आप एलिमिनेट कर दो, तो वो रुकेगा नहीं बल्कि चलता रहेगा। मतलब बिना फोर्स के वो रुकेगा नहीं, चलने वाली चीज चलती रहेगी, जो रुकी है वो रुकी रहेगी। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा इनर्शिया। इनर्शिया होता है 3 टाइप का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इन 3 टाइप का होता है बेटा इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इन 3 टाइप का बेटा होता है इनर्शिया। हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, ध्यान से आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपके सामने एक एनिमेशन आ गया है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ये बता रहा है, ये कह रहा है कि बिना फोर्स के
बिना फोर्स के जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा, चलेगा नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, आप इन फूल पत्तियों को देखिए, आप इन फूल पत्तियों को देखिए। जब ये आदमी इस नेट के ऊपर गिरता है तो नेट बहुत तेजी से नीचे भागता है, लेकिन फूल पत्तियां लगभग वही बनी रहती हैं, क्योंकि जो आदमी का फोर्स था वो नेट पे लगा, आदमी का फोर्स इन फूल पत्तियों पर नहीं लगा। आदमी का फोर्स नेट पे लगा तो नेट गया, नेट पे फोर्स लगा तो नेट चला, फूल पत्ती नहीं चली, फूल पत्ती नहीं चली, फूल पत्ती वहीं रह गई, फूल पत्ती वहीं बैठी रह गई। बाद में जब ग्रेविटी लग रही थी तो धीरे धीरे वो नीचे आई, लेकिन जो बड़ा फोर्स लगा कौन सा, आदमी के गिरने का जो बड़ा फोर्स लगा वो फूल पत्तियों पर नहीं लगा, फूल पत्तियां लगभग वहीं बैठी रही। आप क्लियरली देख सकते हैं फूल पत्तियां बाद में गिरी, पहले नेट नीचे गया, क्योंकि नेट पे फोर्स लगा तो वो नीचे जाएगा, जिस पर फोर्स नहीं लगा वो रेस्ट पर था, इमीडिएटली वो रेस्ट पर ही रहा। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेटा। एक और अगला एग्जांपल देता हूं बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा है। तो जब आप इस कार्डबोर्ड को करते हो फ्लिक, जैसे ही आपने क्या किया, फ्लिक किया तो कार्डबोर्ड निकल गया, फ्लिक किया और कार्डबोर्ड निकल गया, कॉइन गिरा नीचे। आपने फोर्स किस पे लगाया, आपने फोर्स लगाया किस पे, कार्डबोर्ड पे। तो कौन चला, कार्डबोर्ड चला, कौन नहीं चला, कॉइन नहीं चला, कॉइन वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि उस पर फोर्स लगा नहीं। आपने फोर्स लगाया कार्डबोर्ड पे, कार्डबोर्ड भागा आगे, कॉइन वहीं रहा, रेस्ट पर रहा और सीधा नीचे ग्लास में गिरा, सीधा नीचे ग्लास में गिरा। बेटा एक और एग्जांपल है, बट डू नॉट ट्राई इट एट होम। आप लोगों ने देखा होगा कई बार लोगों को करते हुए कि एक टेबल के ऊपर कुछ कांच का सामान रखा है, कुछ कटलरी रखी है, आपकी किचन का सामान रखा है, सब्जियां रखी हैं, उसके ऊपर रखा हुआ है, और टेबल और उनके बीच में एक क्लॉथ है, एक कपड़ा है। अगर आप उस कपड़े को जोर से खींच देते हो तो कपड़ा निकल जाता है और वह जो ढेरी है, जो उसके ऊपर रखा हुआ सामान है, वो उसके ऊपर ही रखा रह जाता है और कपड़ा आप नीचे से खींचकर निकाल देते हो। क्यों निकल रहा है, वो ढेरी वहीं की वहीं क्यों रह गई, क्योंकि ढेरी पर आपने फोर्स लगाया, कपड़े पर लगाया, कपड़ा बहुत तेजी से आ गया, ढेरी पे उतना फोर्स लगा नहीं, तो ढेरी हल्की सी हिल के रह गई, ढेरी हल्की सी हिल के रह गई या लगभग वहीं पे रह गई और कपड़ा नीचे से निकल गया। कि जिस पे फोर्स लगा वो चलेगा, जिस पे नहीं लगा उसके इनर्शिया की वजह से वो वहीं बैठा रहेगा, उसके इनर्शिया की वजह से वो वहीं बैठा रहेगा। इसे बोलते हैं बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आगे बात करते हैं बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन की। क्या मतलब है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन का, कि जो चल रहा था वो चलता रहेगा, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा वो रुकेगा नहीं, ठीक है ना, वो चलता रहेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक पर्सन खड़ा हुआ है, एक मेट्रो चल रही है या बस चल रही है, ठीक है, एक मेट्रो चल रही है या बस चल रही है, आदमी इस तरीके से खड़ा हुआ है, मेट्रो इस डायरेक्शन में जा रही है, मेट्रो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। जब मेट्रो जा रही है तो आदमी भी जा रहा है, आदमी बस खड़ा नहीं, वो आदमी जा रहा है मेट्रो के साथ साथ ना, ठीक है, मेट्रो भी जा रही है, आदमी भी जा रहा है। जो रफ्तार मेट्रो की है वही रफ्तार उसमें खड़े हुए आदमी की भी है, खड़े हुए आदमी की रफ्तार वही है जो मेट्रो की रफ्तार है या बस की रफ्तार है। सडनली अगर बस पे ब्रेक लगा दी जाए, तो आपको आगे की तरफ जर्क फील होगा। कैसे जर्क फील होगा बेटा, आगे की तरफ जर्क फील होगा। क्यों आगे की तरफ जर्क फील होगा, ब्रेक लगाने पर आपको आगे की तरफ धक्का क्यों फील हो रहा है, ठीक है ना। अब या तो कोई आपको धक्का मार रहा है, ठीक है ना, ऊपर वाले हिस्से पर कोई आपको आगे से धक्का मार रहा है, ठीक है, या फिर एक दूसरा काम। आप दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। धक्का वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो आप कर सकते हैं थ्रू सूडो फोर्स, जो कि हम अभी बात नहीं करेंगे, लॉज ऑफ मोशन के एकदम लास्ट में जाके बात करेंगे बेटा, तो उसकी चिंता फिलहाल आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी मैं दूसरी आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूं जो इस इनर्शिया के संदर्भ में ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी। देखो, जो इस आदमी के पैर है ना, जो इस आदमी के पैर हैं, इस फ्लोर ने इसके पैरों को पकड़ा हुआ है, इस फ्लोर ने इसके पैरों को क्या करा हुआ है बेटा, पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है इसके पैरों को। कैसे पकड़ा हुआ है, बाय अप्लाइंग अ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। इसके पैर और ग्राउंड के बीच में क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स है, इस ग्राउंड ने इसके पैर को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, बाय अप्लाइंग अ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब
ये पूरी की पूरी बॉडी इसकी आगे बढ़ रही थी, पूरी की पूरी बॉडी इसकी आगे बढ़ रही थी। जैसे ही ब्रेक लगाई गई तो जमीन और इसके पैर के बीच में जो फ्रिक्शन था उसने इसके पैर को पकड़ लिया, इसके पैर भी रुक गए, इसके पैर भी रुक गए। लेकिन जो इसकी अपर बॉडी थी उसको रोकने वाला कौन? इसकी जो अपर बॉडी थी उसको रोकने वाला कौन? कोई नहीं। तो इसकी अपर बॉडी आगे जा रही थी तो वो आगे जाती चली गई, उसको रोकने वाला कोई था नहीं। पैर रुक गए, अपर बॉडी को रोकने वाला कोई था नहीं, तो अपर बॉडी क्या हुई? आगे जा रही है, पैर रुक गए हैं। अपर बॉडी आगे जा रही है, पैर रुक गए हैं, ठीक है ना। अपर बॉडी पर आगे की तरफ क्या हो रहा है? एक जर्क फील हो रहा है। इसीलिए जब बस में खड़े होते हैं ये हैंडल बनाए जाते हैं कि हैंडल को पकड़ के खड़े होना है, ठीक है ना। कुछ बच्चे मोबाइल फोन लेके खड़े होते हैं, ठीक है ना, आगे जाके गिरते हैं, मोबाइल फोन भी गिरता है, ठीक है। इसलिए बस में खड़े हुए हो तो आप हैंडल दे रखा है, हैंडल पकड़ के खड़े होना। आ रही है बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और एग्जांपल देता हूं इनर्शिया ऑफ मोशन का बेटा। चल रही थी बस, कूद गया। आपने कहा मेरा स्टेशन निकल गया भाई, मेरे को लेट हो गया, बस चल रही है, कूद गया। वैसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है बेटा। डोंट ट्राई इट इन द बस, ठीक है। क्या क्यों प्रॉब्लम होती है कूदने पर? देखो, जब बस जा रही, मान लिया आपकी इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं बस जा रही है, ठीक है ना, और आप जो है वो कूद गए। बस के पास एक वेलोसिटी है तो आपकी बॉडी के पास भी क्या है? एक वेलोसिटी है। तो जब आप बस से कूदे, जब मान लिया ये बस थी और बस इधर जा रही थी, और जब आप इस बस से कूदे, यहां पर आप थे, तो आपकी वेलोसिटी भी इस तरफ थी। अब आप बस से कूद गए और कूद के कहां लैंड कर रहे हो? आप जमीन पर लैंड कर रहे हो। अब आप जैसे ही जमीन पर लैंड कर रहे हो क्या रहा है? आपकी जो अपर बॉडी है ना, इसके पास अभी भी एक वेलोसिटी आगे की तरफ है, और लेकिन जैसे ही पैर आपके जमीन पर पड़े, जैसे ही पैर आपके जमीन पर पड़े, जमीन ने आपके पैरों को पकड़ लिया बाय अप्लाइंग अ फ्रिक्शन, बाय अप्लाइंग अ फ्रिक्शन। तो जमीन ने आपके पैरों को फ्रिक्शन लगाकर पकड़ लिया, ठीक है, उसने फ्रिक्शन लगा के पकड़ लिया। तो आपके जो पैर हैं वो जमीन के साथ बंध गए, उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन आपकी अपर बॉडी अभी भी आगे भाग रही है। तो आपको लगेगा कि आप आगे की तरफ क्या हो रहे हो? गिर रहे हो। तो अगर चलती बस से कूदे तो आपको लगेगा आप आगे की तरफ क्या हो गए? गिर रहे हो। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो कूदना ही नहीं है, कूदना ही नहीं है, ठीक है ना। बस वाले को बोला भैया निकल गया, रोक दो रोक दो रोक दो, रिक्वेस्ट करनी है उससे, ठीक है ना। अगर वो नहीं रुकता तो अगले स्टॉप पे उतरना है, वापस आना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि कूद जाओ, ठीक है, कि भैया मुझे 5 रुपए की टिकट में और नहीं खरीदूंगा, मैं तो कूद जाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है। कूदे, गलती से कभी कूदना पड़ भी गया, गलती से कभी कूदना पड़ भी गया, हालांकि कूदना नहीं है, पड़ गया, तो क्या करना है बचने के लिए? बचने के लिए करना है कि जैसे ही कूदो तो रुकना नहीं है, भागना शुरू कर देना आगे की तरफ, आगे का भागना शुरू करना, चलना शुरू कर देना, ताकि आपकी लोअर बॉडी भी आगे बढ़े। अपर बॉडी तो आगे चली रही थी, लोअर बॉडी भी आगे बढ़े, ताकि दोनों जब ऊपर और नीचे वाला पार्ट बराबर बराबर चलेगा ना, तो आप सीधे खड़े रहो, गिरोगे नहीं। और क्या चीज गलती से भी नहीं करनी है? पहली बात तो कूदना नहीं है, और दूसरी बात अगर कूदना पड़ भी जाए तो क्या चीज गलती से भी नहीं करनी है? बस जा रही है इधर और आपने देखा मेरा स्टेशन निकल गया, आपकी मुंडी हो गई पीछे, आपकी मुंडी हो गई पीछे और आप कूद गए। अब आपकी जो अपर बॉडी है वो जा रही इधर, इधर जा रही है, पैर को जमीन ने पकड़ लिया और आप अब गिरोगे ऐसे जाकर। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, उल्टा भाग नहीं पाओगे आप, उल्टा भाग नहीं पाओगे आप, ठीक है ना। तो गलती से भी ये नहीं करना है कि बस इधर जा रही है और मुंडी पीछे करके कूद गए, फिर कोई नहीं बचा पाएगा आपको, ठीक है ना। तो पहली बात तो कूदना नहीं है, कूदना पड़े तो मुंडी सामने और भागना शुरू करना है, ऐसे कूद नहीं जाना बस, ठीक है ना। और उल्टा मुंह तो बिल्कुल नहीं कूदना है, ठीक है। खैर ये था बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। तो यहां पर क्या होता है, बिना फोर्स के डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, मतलब पूरा ट्रैक इस तरीके से सर्कल में जा रहा होगा, और यहां पर एक बस है, ठीक है ना, यहां पर एक बस है, ठीक है, या कोई भी एक व्हीकल है जिसमें ये एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही बस मुड़ेगी, जैसे ही बस इस सर्कुलर पाथ पे जा रही है, तो यह आदमी कुछ यहां से यहां पहुंचेगा, ठीक है ना, ये यहां से लेकर यहां पहुंचेगा, ठीक है। तो इस आदमी को क्या फील हो रहा होगा? देखो देखो, ये आदमी अगर स्ट्रेट जाता तो यहां कहीं पर पहुंचता, लेकिन ये यहां ना पहुंच के घूम गया। तो अब जो पैर
मान लो आदमी खड़ा हुआ था यहाँ पर, तो उसके जो पैर थे वो बस ने पकड़ रखे थे या व्हीकल ने पकड़ रखे थे, तो जब वो घूमा तो उसके पैर भी घूम गए। तो एक तरीके से उसके पैर यहां कहीं पर आना चाहते हैं और उसकी अपर बॉडी यहां कहीं पर आना चाहती है, क्योंकि अपर बॉडी पे कोई फोर्स है नहीं, पैर तो उसके फ्रिक्शन के कारण घूम रहे हैं, अपर बॉडी तो घूमना नहीं चाहती है। तो अपर बॉडी यहां आना चाहती है, पैर यहां आना चाहते हैं, तो उसको क्या फील होगा, एज इफ अगर ये सेंटर है, उसको क्या फील होगा कि उसकी अपर बॉडी सर्कल से बाहर की तरफ जाना चाहती है, रेडियली आउटवर्ड जाना चाहती है, तो उसको फील होगा एज इफ ही इज गोइंग आउटवर्ड, उसको कोई आउटवर्ड धक्का मार रहा है। वास्तव में उसकी अपर बॉडी कैसे चलना चाहती है, उसकी अपर बॉडी बिल्कुल सीधा जाना चाहती है, बल्कि लोअर बॉडी क्या हो गई, घूम गई। तो एज इफ वो ऐसे टेढ़ा हो गया, वो टेढ़ा हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। आ रही बेटा आपको बात समझ में, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या मतलब है इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि बिना फोर्स के डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बिना फोर्स के डायरेक्शन भी बेटा चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी आपको क्या चाहिए बेटा, फोर्स चाहिए। तो हमने कहा स्पीड बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए फोर्स चाहिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए, मतलब वेलोसिटी को बदलने के लिए फोर्स चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन को लाने के लिए फोर्स चाहिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं सारा बेटा, ये सारी बातें जो थी वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के लिए थी। अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करेंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करेंगे। फर्स्ट लॉ ने हमें बताया कि भाई वेलोसिटी बदलने के लिए फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन लाने के लिए फोर्स चाहिए। न्यूटन का सेकंड लॉ बताएगा कितना फोर्स चाहिए, सेकंड लॉ बताएगा कितना फोर्स चाहिए। लेकिन सेकंड लॉ पढ़ने के लिए आपको एक टर्म और मालूम होनी चाहिए, जो मालूम होगी आपको वैसे तो, उसे हम कहते हैं बेटा मोमेंटम। क्या कहते हैं बेटा, उसको मोमेंटम कहते हैं हम उसे, ठीक है बेटा। तो थोड़ी सी मोमेंटम की हम यहां पे करते हैं चर्चा। तो मोमेंटम क्या होता है, हालांकि पता होगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ी सी एक फील और जगाने के लिए कि मोमेंटम क्या होता है, थोड़ी सी चर्चा मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, ठीक है। देखो हम अपने लेक्चर्स में ना बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जाते हैं, हम अपने लेक्चर में एनसीईआरटी से लेकर एडवांस तक जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी बातें मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं जो एनसीईआरटी में भी लिखी हैं। फिर मेंस के क्वेश्चंस भी करेंगे, नीट के क्वेश्चंस भी करेंगे, एडवांस के क्वेश्चंस भी करेंगे। धीरे धीरे हम पूरे चैप्टर को बिल्ड करेंगे, जैसे हमने काइनेमेटिक्स को बिल्ड किया था, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों से लेकर आप देखते गए, लास्ट में हमने एडवांस तक के क्वेश्चंस को उठाया, नीट के क्वेश्चंस को उठाया, मेंस के क्वेश्चंस को उठाया, सीबीएसई की डेरिवेशंस करी। वो सारी बातें आपको हमारे लेक्चर में मिलेंगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ चीजें आपको यहां पर बेटा बताई जा रही है, ठीक है ना। मोमेंटम क्या चीज होती है, तो हमने कहा कि इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, अमाउंट ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। कितना मोशन है, कितना मोशन है, बात कुछ हजम नहीं हो रही होगी सर, क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या है, थोड़ा इसको और फील करने की कोशिश करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो मैंने यहां पर कहा कि मान लिया हमारे पास दो आइडेंटिकल कार्स हैं, लेकिन एक 20 से जा रही, एक 10 से जा रही, एक 20 से जा रही, एक 10 से जा रही। दोनों में से किसको रोकना आसान होगा, दोनों में से किसको रोकना आसान होगा, जिसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगा, जिसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगा, उसको रोकना आसान होगा। तो हमने कहा कि देखो जिसका स्पीड कम है उसे रोकना आसान है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन या अमाउंट ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन ये स्पीड पर डिपेंड करना चाहिए, ये स्पीड पर डिपेंड करना चाहिए। अब बात करते हैं, मैंने इस बार क्या किया, मैंने एक कार ली, मैंने एक ट्रक लिया, मैंने एक कार ली और मैंने एक ट्रक लिया, और मैंने आपसे कहा कि दोनों की रफ्तार बराबर है, दोनों की रफ्तार v है, कार है, ट्रक है, रफ्तार बराबर है, इस बारी स्पीड बराबर है, लेकिन एक कार है, एक ट्रक है, किसको रोकना आसान है, किसको रोकना आसान है। तो अब आप कहोगे सर कार को रोकना आसान है, कार को रोकना आसान है, स्पीड बराबर होने के बावजूद भी कार को रोकना आसान है, मतलब स्पीड बराबर होने के बावजूद भी ट्रक के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा था, अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा था, मतलब मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो केवल स्पीड पर नहीं बल्कि मास पर भी डिपेंड करता है। इसलिए हमने मोमेंटम एक टर्म को डिजाइन किया, हमने कहा मोमेंटम लिखा जाता है p से और इसकी वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी, और ये क्या बताता है, एक तरीके से ये बताता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये बताता है बेटा क्वांटिटी ऑफ मोशन। एक पॉइंट में आपको बताना रह गया
मैंने लिखा था स्लाइड पर, छूट गया, आपको दिखाता हूं कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द मास। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द मास, मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है ना, वो उसके मास पर डिपेंड करता है, उसके मास पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। ट्रक और कार के एग्जांपल में हमने देखा, ट्रक और कार के एग्जांपल में भी हमने देखा कि ट्रक का इनर्शिया ज्यादा था, उसको रोकने में दिक्कत हुई, ट्रक का इनर्शिया ज्यादा था, कार का इनर्शिया कम था। खैर, एनीवेज, मोमेंटम इज m into v, मोमेंटम इज m into v, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन का पहला लॉ घुमा फिरा कर यह कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बदलने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी बदलने के लिए फोर्स चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बदलने के लिए फोर्स चाहिए, लेकिन बात केवल इतनी नहीं है, न्यूटन का सेकंड लॉ की बात करते हैं अब। ठीक है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कह रहा है? न्यूटन का सेकंड लॉ आ गया आपके सामने। न्यूटन का सेकंड लॉ देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ है F बराबर ma, नहीं, न्यूटन का सेकंड लॉ है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल भी नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। दिस इज द प्योर डेफिनेशन, दिस इज द प्योर स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ। इसको याद करना है, स्कूल में पूछेंगे, लिख कर आना है। ठीक है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। ठीक है, when you open this proportionality sign you get a proportionality constant and that is, let us say, k। अब k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी, ये समझने के लिए पहले समझते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो बेटा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्यों है इसकी यूनिट न्यूटन? क्योंकि फोर्स को सबसे पहले न्यूटन ने इस डेफिनेशन से बताया था। तो सबसे पहली बार न्यूटन का लॉ आ रहा था, ये एक्सप्रेशन लिखा जा रहा था, फोर्स डिफाइन हो रहा था सबसे पहली बार। मतलब इससे पहले किसी ने फोर्स को क्वांटिटेटिवली डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, मतलब न्यूटन, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि न्यूटन आजाद था के की कोई भी वैल्यू को चुनने के लिए, क्योंकि इससे पहले किसी ने फोर्स को डिफाइन किया ही नहीं था, कोई रेफरेंस पॉइंट था ही नहीं। तो हमने के की वैल्यू, मतलब न्यूटन ने के की वैल्यू को 1 चुन लिया और उसने कहा कि F बराबर dp/dt होगा, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि फोर्स केवल चेंज इन मोमेंटम के बराबर नहीं है। फोर्स को केवल इस चीज से मतलब नहीं है कि कितना मोमेंटम बदला, फोर्स को इस चीज से मतलब है कि मोमेंटम कितनी जल्दी बदला। अगर जल्दी मोमेंटम बदलेगा तो फोर्स बड़ा होगा, अगर आराम से मोमेंटम बदलेगा तो फोर्स छोटा होगा। अगर देखो, ये क्या है, ये है आपका किसी भी इंस्टेंट पे लगने वाला फोर्स। अगर आप एवरेज फोर्स की बात करें तो एवरेज फोर्स को आप लिख सकते हैं डेल्टा P/ΔT। एक बड़ा इंटरवल लेके आप लिख सकते हैं कि टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन का मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा कि मोमेंटम किस रफ्तार से बदल रहा है। बेटा, ये बातें वो हैं जो कोई आपको नहीं बताने वाला। ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या है, मीनिंग समझो बेटा आप। ठीक है, What is the average force या what is the force? Force is basically कितनी रफ्तार से मोमेंटम बदल रहा है। कितना मोमेंटम बदल रहा है केवल इतना काफी नहीं है, किस रफ्तार से बदल रहा है। इस बात को समझाने के लिए और बात करता हूं। देखो बेटा, एक कोट है, मैंने किसी की टी शर्ट पे लिखा हुआ देखा तो आपके लिए ले आया। ठीक है ना, तो कोट है, इट्स नॉट V equals to U plus AT that kills you, it's F equals to mdv/dt that kills you।
ठीक है, क्या मतलब, एक आदमी गिरता हुआ यहां पर दिखाया जा रहा है, एक आदमी गिरता हुआ यहां पर दिखाया जा रहा है, क्या मतलब है इसका? देखो बेटा, ये कह रहा है कि मान लिया एक आदमी है जो गिरना शुरू करता है यहां से, ठीक, और यह है जमीन, और यह है जमीन, ठीक, यहां पर इसकी रफ्तार 0, ओके, गिरते 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 यहां जब पहुंचेगा तो इसकी रफ्तार हो चुकी, मान लिया v, टकराने से जस्ट पहले इसकी रफ्तार हो चुकी कितनी, v हो चुकी। अच्छा, गिरने के बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? इसकी रफ्तार हो जाएगी बेटा 0, ठीक। यहां से लेकर यहां तक इसका मोमेंटम कितना राइज किया, इसका मोमेंटम कितना राइज किया, वो था बेटा m इंटू वी। 0 से mv मोमेंटम कितना राइज किया, m इंटू वी राइज किया। और गिरने के बाद, टकराने के बाद इसका मोमेंटम कितना घट गया, मोमेंटम था mv, हो गया 0। तो यहां पर जो चेंज आया वो कितना आया, यहां पर भी जो चेंज आया वो आया mv का, नेगेटिव तो मैंने मॉड डाल दिया, ठीक है। तो यहां पर, यहां से लेकर यहां तक mv बढ़ा और यहां से लेकर यहां तक mv घटा, दोनों बारी, मतलब इतनी हाइट से जमीन तक पहुंचने में, इतनी हाइट से जमीन तक पहुंचने में जितना उसने मोमेंटम गेन किया, टकराने के बाद उतना ही मोमेंटम उसने लूज किया, ठीक है ना। अब जब वो हवा में होगा तो क्या उसको दुखेगा, चोट लगेगी, क्या उसको दर्द होगा? जब वो हवा में गिर रहा होगा, जब वो हवा में गिर रहा होगा तो क्या उसको दर्द होगा, होगा कि नहीं होगा? हवा में गिर रहा है ये आदमी, हवा में इसको दर्द हो रहा है, क्या हड्डियां इसकी जो है वो दर्द कर रही होंगी? क्या नहीं, वो तो मस्ती में गिर रहा होगा, जीवन का आनंद ले रहा होगा, क्या नजारा है वो देख रहा होगा। तो इट इज नॉट v इज इक्वल टू u प्लस 80 दैट किल्स यू, व्हाट किल्स यू इज dp बाय dt, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका? देखो, यहां से यहां तक जो मोमेंटम का चेंज आया, इस चेंज को आने के लिए एक लंबा समय लगा, इतनी ऊपर से जमीन तक पहुंचने में एक लंबा समय लगा, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बेटा mv डिवाइड बाय ये लंबा समय, ये लंबा समय। लेकिन जब टकराया तो तुरंत उसका मोमेंटम जो है वो 0 हो गया। जब टकराया तो तुरंत सारा का सारा मोमेंटम एकदम से क्या हुआ, खत्म, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही यहां पर आया तो एकदम से उसका फोर्स क्या था, 0, एकदम से उसका मोमेंटम जो है 0 हो गया। तो यहां पर कोलिजन में क्या हुआ, कोलिजन में क्या हुआ, उसका मोमेंटम तो mv ही चेंज हुआ, लेकिन टाइम क्या हुआ, केवल डेल t था, वेरी वेरी स्मॉल टाइम। इफ दिस इज वेरी वेरी स्मॉल देन दिस फोर्स विल बी वेरी वेरी लार्ज। तो सेम चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन टाइम का भी ख्याल रखना है। सेम चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन टाइम का भी ख्याल रखना है बेटा, टाइम का भी ख्याल रखना है। अगर जल्दी से चेंज हुआ तो बड़ा फोर्स लगेगा, अगर धीरे धीरे चेंज हुआ तो छोटा फोर्स लगेगा। आइए बेटा, एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डज अ क्रिकेटर ड्रॉ हिज हैंड्स बैकवर्ड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल। तो जब बॉल कैच करता है एक क्रिकेटर तो वो कुछ इस तरीके से अपने हैंड को पीछे लेकर आता है, ऐसे अपने हैंड को पीछे लेकर आता है, अपने हैंड को ऐसे टाइट रखता नहीं है। लगान मूवी में देखा होगा आपने, एक बागा था, ठीक है ना, हाथ को ऐसे टाइट रखता था, बॉल आती थी टप्पा मार के बाहर, बॉल आती टप्पा मार के बाहर, कैच नहीं कर पाता था बॉल को वो, ठीक है ना। तो क्या प्रॉब्लम थी उसकी, क्यों वो बॉल कैच नहीं कर पाता था? बॉल वो इसलिए कैच नहीं कर पाता था क्योंकि वो अपने हाथ को एकदम टाइट इस तरीके से रखता था, ड्रॉ नहीं करता था पीछे। तो हो क्या रहा है यहां पर, देखो बेटा, मान लिया ये हैंड है उसका, यहां से ये बॉल आ रही है, बॉल आ रही है एक मोमेंटम p के साथ, और हैंड में आकर उसका मोमेंटम होना है 0। अगर उसने हैंड को बिल्कुल टाइट रखा है और बिल्कुल भी वो पीछे की तरफ मूव नहीं कर रहा है तो बॉल के रुकने का जो समय होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड में चला जाएगा। और जब समय बहुत ही कम होगा तो फोर्स बहुत ही बड़ा लगेगा। मतलब पहली बात तो हाथ पे चोट लगेगी, पहली बात तो हाथ पे चोट लगेगी, और दूसरी बात बॉल के ऊपर भी चोट लगेगी, बॉल टप्पा खा के बाहर निकल जाएगी, रुकेगी नहीं, हाथ पे टप्पा खा के बाहर निकल जाएगी, बॉल को भी एक फोर्स फील होगा।
ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या कहा कि जब बॉल उसके हाथ में आई है तो ही हैज टू इंक्रीज द टाइम, ही हैज टू इंक्रीज द टाइम, टाइम डबल कर दिया। मतलब अगर पहले टाइम था 1 मिलीसेकंड, आपने हाथ पीछे करके टाइम कर दिया 5 मिलीसेकंड्स, आपने कर दिया 5 मिलीसेकंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, 5 मिलीसेकंड का मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि आपने 5 गुना फोर्स कम कर दिया, टाइम 5 गुना बढ़ा दिया। तो 5 गुना फोर्स कम कर दिया, टाइम पहले ही बहुत कम था, थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, 4 मिलीसेकंड तो बढ़ाया है पीछे करके, 4 मिलीसेकंड तो बढ़ाया है ना, बस ऐसे 4 मिलीसेकंड लगे यहां से यहां तक लाने में हाथ को, ठीक है ना। 4 मिलीसेकंड बढ़ाया, लेकिन फोर्स क्या हुआ, 5 गुना कम हो गया, 5 गुना फोर्स कम हो गया। आ रही है बेटा बात समझ में आपको। तो जितना समय ज्यादा लोगे फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक और शानदार हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज इट हर्ट मोर टू फॉल ऑन कंक्रीट देन ऑन द ग्राउंड। जो ग्रास वाला ग्राउंड होता है उस पे गिरते हो चोट कम लगती है, मार्बल के फ्लोर पे गिरते हो चोट ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि मार्बल का फ्लोर जो है वो एकदम हार्ड है, दबता नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, दबता नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, ठीक है ना। वहीं पर ग्राउंड जहां पे आप गिरते हो वहां पर मिट्टी है, धसती है, दबती है, वो मिट्टी है, धसती है, दबती है, और गीली रहेगी तो और दबेगी, और दबेगी तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, और दबेगी तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना टाइम ज्यादा होगा उतना ही फोर्स क्या होगा, कम होगा, चोट उतनी ही कम लगेगी। कंक्रीट फ्लोर तो दबेगा नहीं। वही जब हम जंप करते हैं या बैठते हैं, जब आके गिरते हैं तो हम अपने पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, जब गिरते हैं तो पैरों को ऐसे फोल्ड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि स्प्रिंग की तरीके से क्या हो, स्प्रिंग की तरीके से क्या हो, टाइम बढ़े, दबने में टाइम बढ़े। जितना दबेगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा, जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना ही दर्द कम होगा। और लो बेटा, आप लोगों ने खेला होगा, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हुए आए हैं उन्हें पता होगा 2 टाइप की बॉल होती है, एक होती है कॉस्को की बॉल, एक होती है फ्लैश की बॉल। कॉस्को की बॉल, एक होती है फ्लैश की बॉल। कौन सी बॉल ज्यादा तेज लगती है बेटा, किसके लगने पे दर्द ज्यादा होता है? फ्लैश की बॉल से। क्यों? क्योंकि वो दबती नहीं है। कॉस्को की बॉल दबती है, जब यहां आके लगेगी तो दबेगी, दबेगी तो टाइम लेगी, अपनी वेलोसिटी को बदलने के लिए टाइम लेगी, मोमेंटम को बदलने के लिए टाइम लेगी, टाइम लेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स कम हो गया। फ्लैश की बॉल आई, खटक खटक करके जाएगी, एकदम से आएगी, लगेगी, एकदम खटक करके जाएगी, तो बहुत तेज लगेगी, बहुत तेज लगेगी, बिकॉज टाइम नहीं लेगी, वो दबेगी नहीं, टाइम नहीं ले रही। हमारी बात समझ बेटा आपको। तो बेटा बढ़ते हैं आगे और वापस से आते हैं एक बार न्यूटन लॉ के फॉर्मूले के ऊपर, और थोड़ा सा इसको और डिटेल में अब हम लोग देख लेते हैं। तो हमने कहा कि F बराबर dp बाय dt होता है और P बराबर m इंटू वी होता है। इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट रूल लगाकर dm बाई डी टी इंटू वी प्लस एम dv बाई डी टी। जो dm बाई डी टी है ये टर्म तब आएगी जब मास बदलेगा, जब मास वेरी करेगा, और dv बाई डी टी टर्म तब आएगी जब वेलोसिटी वेरी करेगी। दोनों वेरी करेंगे तो दोनों टर्म्स आएंगी आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं इफ मास इज कांस्टेंट, तो dm बाई डी टी हो जाएगा 0, dm बाई डी टी हो जाएगा 0, और f कितना निकल कर आएगा, क्या आएगा, m dv बाई डी टी। नाउ dv बाई डी टी कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन एंड वी गेट f बराबर ma। हालांकि इस चैप्टर में हम 98% से 99% तक यही फॉर्मूला यूज करते आते रहेंगे, f बराबर ma, जहां पर मास लेंगे कांस्टेंट। लेकिन 1-8% ऐसी जगह हो सकती है जहां पर हम मास का वेरिएशन भी स्टडी करेंगे। अब मास कैसे वेरी कर सकता है, कुछ केसेस बन सकते हैं जहां पर मास वेरी कर सकता है। तो मास वेरिएशन कब होता है, जब सिस्टम का कोई मास छूट कर बाहर निकले या बाहर से कोई आकर मास उसमें अंदर बैठ जाए, बाहर से आकर उससे जुड़ जाए या फिर उसको छोड़ के बाहर निकल जाए। जैसे कि रॉकेट्स के अंदर होता है, रॉकेट प्रपोल्शन में होता है। तो रॉकेट प्रपोल्शन में क्या होता है बेटा, उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो बर्न करता है और बर्न करके गैसेस बनती हैं और गैसेस बाहर निकलती हैं।
गैसेस बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो हर सेकंड जो गैस बाहर निकल रही है, मान लिया उसका मास है, रेट है dm/dt, हर सेकंड dm/dt जो गैस है वो बाहर निकलती है, और गैस के बाहर निकलने की रफ्तार है v। गैस से बाहर निकलने की रफ्तार कितनी है बेटा, v है। तो इसके ऊपर जो ये बाहर निकलने वाली गैसेस जो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगी, ठीक है, वो फोर्स कितना होगा बेटा, वो फोर्स हो जाएगा हमारे पास dm/dt इंटू v। इसको बेटा हम बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। अब यहां पर जो ये v आता है ना, ये इस रॉकेट के रिलेटिव होता है, इस एक्स्ट्रा उसके रिलेटिव कितना गया, ठीक है ना, तो ये रिलेटिव टू द रॉकेट रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है पूरा थ्रस्ट फोर्स का रॉकेट प्रोपल्शन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास मिलता है। हालांकि इसके ऊपर कुछ ज्यादा चीजें आपको आती नहीं है, ठीक है, ओके, बट कुछ केसेस और हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आइए देखते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि एक ग्रेवल्स है, ग्रेवल्स मतलब रोड़ी पत्थर जो होते हैं, ठीक है, दे आर ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट ऑफ 200 ग्राम पर सेकंड। तो एक कन्वेयर बेल्ट हम लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम। तो हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट इस टाइप से है, ठीक है, और ग्रेवल्स जो है वो यहां पर ड्रॉप हो रहे हैं। तो ऊपर कुछ रहेगा यहां पर ग्रेवल्स ड्रॉप करने के लिए, कुछ इस तरीके से यहां पे ग्रेवल्स है, रोड़ी पत्थर है, और उससे कंटिन्यूअसली इस पे गिर रहे हैं। कितने गिर रहे हैं बेटा, 200 ग्राम पर सेकंड गिर रहे हैं। तो कह रहा है जो बेल्ट है ना, ये तो कांस्टेंट रफ्तार से चल रही है 12 मीटर पर सेकंड की, ठीक है, 12 मीटर की कांस्टेंट रफ्तार से चल रही है। तो ये चलाते रहने के लिए कितना फोर्स लगेगा। तो अभी आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि फोर्स तब लगता है जब रफ्तार बदलती है, यहां पर आप कह रहे कि रफ्तार कांस्टेंट है तो फोर्स क्यों लगाना है। रफ्तार कांस्टेंट है बेल्ट की, लेकिन बेल्ट का मास बढ़ता चला जा रहा है, बेल्ट का मास बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो ये मास इसके ऊपर गिर रहा है ना, ठीक है, वो 0 रफ्तार से गिर रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो गिरा उसने इस बेल्ट की रफ्तार को गेन कर लिया। उस बेल्ट की जो रफ्तार 12 मीटर पर सेकंड थी उसको गेन कर लिया। तो जो ग्रेवल्स इस पे गिर रहे हैं ना, उनको चलाना पड़ रहा है, वो रुके हुए थे उनको चलाना पड़ रहा है, उसके लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो हर सेकंड कितना मोमेंटम गेन कर रहा है ये, तो आप फोर्स लगा सकते हो कितना, इसको आप बोल सकते हो v, क्योंकि v हमारे पास रहता है इंटू dm/dt, और m इंटू dv/dt की बात करें तो ये तो 0 ही है, क्योंकि इसकी रफ्तार यहां पर चेंज हो नहीं रही। तो v हमारे पास बेटा 12 है, और dm/dt क्या है, dm/dt हमारे पास 200 है, बट 200 ग्राम था तो 100 किलोग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे, तो इतने किलोग्राम पर सेकंड था। ठीक है बेटा, तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ठीक है, तो कितना है बेटा 2.4 न्यूटन के बराबर हमारे पास आ गया। 24 बेटा 10, 2.4 न्यूटन हमारे पास आ गया। 2.4 न्यूटन का फोर्स हमें यहां पर लगाना पड़ेगा इसको चलाते रहने के लिए। ठीक है बेटा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो बेटा, यहां पर आप देखोगे एक पाइप से पानी निकल रहा है, और ये पाइप नाच रहा है, पाइप जो है नाच रहा है, पाइप से पानी निकल रहा है, पाइप नाच रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है, तो ये कह रहा है कि एक होज पाइप है, होज पाइप जिससे हम पानी देते हैं, नॉर्मल होज पाइप ही होता है, हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर ये पाइप है तो इस पाइप का जो ये क्रॉस सेक्शन है, जो इसका ये मुंह है जिससे पानी बाहर निकलने वाला है, इसका एरिया आपको दे रखा है, मान लिया A, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, मतलब जो पानी अंदर से यहां से बह रहा है इस पाइप से, इसका डेंसिटी दे रखा है, मान लिया ρ, जो 1000 kg/m3 है, और ये फ्लो कर रहा है बाहर। किस रफ्तार से फ्लो कर रहा है बेटा, v, कुछ 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फ्लो कर रहा है। कहते कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस पाइप को पकड़ने के लिए, पकड़ के रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है कि यहां जब पानी बाहर निकल रहा है तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है पाइप के ऊपर, ठीक है। तो पाइप ना हिले उसके लिए आपको भी पाइप पर उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको यह देखना है कि कितना मोमेंटम पर सेकंड बाहर निकल रहा है पाइप से, उतना फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है dp/dt। तो आपको देखना है dt समय में कितना मोमेंटम पानी का निकला, उतना फोर्स पानी पे लगा, और उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखना है dt समय में कितना बाहर निकलेगा पानी। तो हमने कहा इस क्रॉस सेक्शन से जो पानी बाहर निकल रहा उसकी रफ्तार है कितनी, v। तो dt टाइम में क्या होगा, dt टाइम में ये आगे बढ़ेगा पानी, इस तरीके से आगे बढ़ेगा पानी, और एक सिलेंडर होगा वो पानी का बाहर निकलेगा।
सिलेंडर ऑफ वाटर विल कम आउट, सिलेंडर ऑफ वाटर विल कम आउट, इससे एक सिलेंडर होगा जो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी होगी बेटा, तो ये लेंथ होगी बेटा v इंटू डी टी के बराबर, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। तो कितना dt समय में कितना पानी बाहर, कितना सिलेंडर बाहर निकलेगा, v इंटू डी टी के बराबर सिलेंडर बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इसका एरिया कितना है हमारे पास, एरिया तो a है, तो कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, वॉल्यूम दैट कम्स आउट इन टाइम dt बराबर एरिया इंटू वी डी टी, बराबर एरिया इंटू वी डी टी। इतना वॉल्यूम बाहर निकलेगा। अच्छा, अगर इतना वॉल्यूम बाहर निकला, इतना वॉल्यूम बाहर निकला, तो कितना मास बाहर निकला, मास दैट कम्स आउट इन टाइम dt इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू द वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी होती है मास अपन वॉल्यूम होता है ना, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, a इंटू वी इंटू डी टी, ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो कितना मास बाहर निकला, इतना मास बाहर निकला। कितना मोमेंटम निकलेगा, मोमेंटम दैट कम्स आउट इज मास इंटू वेलोसिटी, इज मास इंटू वेलोसिटी। तो आप बोलोगे रो ए वी डी टी इंटू वी, तो ये मोमेंटम बाहर निकला, छोटा सा मोमेंटम बाहर निकला है, तो इसको हम बोलेंगे डीपी, जो कितना है, यहां लिख रहा हूं मैं, रो ए वी डी टी इंटू वी। dt नीचे आ जाएगा तो फोर्स क्या बन जाएगा बेटा, dp बाई dt बन जाएगा। कितना बना, ये रो ए वी स्क्वायर बन गया। तो रो की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 1000, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, सोचेंगे 10 और इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -4, ठीक है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया इसको हमने। v स्क्वायर, v कितना 10 हमारे पास, और 10 का स्क्वायर और आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट हम, कितना आएगा, तो 1 2 3 4 कट गया, 100 हमारे पास आ गया। इतना फोर्स आपको यहां पर लगाना पड़ जाएगा, 100 का फोर्स आपको यहां पर लगाना पड़ जाएगा इस पाइप को पकड़े रहने के लिए, इस पाइप को पकड़े रहने के लिए इतना फोर्स आपको लगाना पड़ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और ये फॉर्मूला है जो कि आप याद रख सकते हैं, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर, इतना फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है बेटा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देख लो अच्छे से। तो हम बढ़ते हैं आगे, और अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की। अब बात करते हैं बेटा न्यूटन के थर्ड लॉ की, कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है। बहुत बेहतरीन लॉ है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा इसका, न्यूटन थर्ड लॉ का, और याद भी करके रखा हुआ क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन कुछ बातें इसमें और हैं, कुछ बातें इसमें और हैं, वो देखो क्या है, these action and reaction forces, these action and reaction forces act on different objects, ठीक है ना, these action and reaction forces act on different objects, these action and reaction forces act on different objects, ठीक है। अब इसका एक और कंक्लूजन है, और वो कंक्लूजन ये है, फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर, फोर्स हमेशा पेयर में अकर होगा, अकेला फोर्स कभी नहीं आएगा, हमेशा दो जगह पर फोर्स लगेंगे। और एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, दिस एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। का मतलब है इसका कि जो एक्शन करेगा उसको रिएक्शन मिलेगा, जो एक्शन करेगा उसको रिएक्शन मिलेगा, ठीक है ना, जो एक्शन करेगा उसको रिएक्शन मिलेगा, इक्वल अपोजिट मिलेगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसको जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे इसको जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। आपको मनाने के लिए एक स्टोरी सुनते हैं, ठीक है ना, आपको मनाने के लिए एक स्टोरी सुनते हैं। एक बारी मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है ना, एक बारी मेरा एक स्टूडेंट था, और वो बाइक लेकर बड़ी रफ्तार से जा रहा था। उसको पुलिस वाले ने रोका, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, और उसे कहा कि भैया आजा तेरा चालान होगा। तो मेरा जो स्टूडेंट था उसने, भैया मैं तो चालान दूंगा नहीं, तो जो करना है वो कर ले, ठीक है। उनके बीच में हो गई बहस, तो पुलिस वाले को मेरे स्टूडेंट ने थप्पड़ लगा दिया, मेरे स्टूडेंट ने पुलिस वाले को थप्पड़ लगा दिया, ठीक है। अब पुलिस वाले ने कहा भैया तेरे को तो मैं कोर्ट में देखूंगा। तो कोर्ट में चला गया पुलिस वाला, और जज साहब के साथ जाके बोला कि भैया इस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा है, इस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा है। तो जज साहब ने उससे पूछा कि भाई तुम अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो क्या, तुमने इसको थप्पड़ मारा है, क्या तुम कबूल करते हो इस बात को।
तो मेरा स्टूडेंट था, झूठ उसने बोला नहीं। उसने हाँ सर मैं बिल्कुल कबूल करता हूं, मैंने इसको थप्पड़ मारा है। तो जज ने कहा अगर तुम कबूल करते हो तुमने थप्पड़ मारा है तो तुमको सजा मिलेगी, तुमको सजा मिलेगी। तो मेरा स्टूडेंट था, तो उसने बोला सर सजा तो मुझे मिल चुकी है, सजा तो मुझे मिल चुकी है। तो जज परेशान, पुलिस वाला परेशान कि ये क्या बोल रहा है। तो उससे पूछा गया कि तुम्हें सजा कैसे मिल चुकी है। तो उसने बोला एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सर न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से मुझे सजा मिल चुकी है। जितना फोर्स मेरे हाथ ने उसके गाल पे लगाया, उसके गाल ने उतना ही फोर्स मेरे हाथ पे भी लगाया है। उसके गाल पे दर्द हुआ तो मेरे हाथ पे भी दर्द हुआ है, और जितना फोर्स उसके गाल पे लगा है बिल्कुल बराबर उतना फोर्स मेरे हाथ पर भी लगा है। बराबर फोर्स लगा है, इसलिए हमें बराबर सजा मिल चुकी है और किसी सजा की जरूरत नहीं। डोंट ट्राई इट, डोंट ट्राई इट बेटा, डोंट ट्राई इट। ठीक है, तो देखो जज मेरा स्टूडेंट नहीं था, उसको नहीं पता न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। ठीक है, तो डोंट ट्राई, डोंट जज। ठीक है, ओके खैर एनीवेज, जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब यह था कि एक फोर्स लगा पुलिस वाले के गाल पर, तो दूसरा फोर्स लगा एक बच्चे के हाथ पर। ठीक है ना, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, जिसने एक्शन किया उसको रिएक्शन मिला, जिसने एक्शन किया उसको रिएक्शन मिला। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं आगे। आपको इस बात की गंभीरता और समझाने के लिए, आपको इस बात की गंभीरता और ज्यादा समझाने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने लेकर आया हूं बेटा। ठीक है, एक अर्थ है और एक एप्पल है। आप देखो कैसा एप्पल है, आजकल तो इस एप्पल का जमाना है ना बेटा, कटा हुआ एप्पल, खाया हुआ एप्पल का जमाना है। ठीक है, तो एक अर्थ है, अर्थ हमारी अर्थ है, और ये क्या है, एप्पल है। ठीक है, तो अर्थ अपनी ग्रेविटी लगाएगी और एप्पल को अपने तरफ खींचेगी, एप्पल को अपने तरफ खींचेगी, ये फोर्स लगाएगी एप्पल के ऊपर, तो फोर्स ऑन एप्पल लगाएगी ये। तो एप्पल कहेगा अच्छा तुम मुझ पे फोर्स लगा रही हो, तो मैं भी अपनी ग्रेविटी क्रिएट करूंगा, तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाऊंगा। एप्पल लगाएगा फोर्स अर्थ के ऊपर। तो बताओ अर्थ बड़ा फोर्स लगा रही है एप्पल के ऊपर कि एप्पल बड़ा फोर्स लगा रहा अर्थ के ऊपर? कौन ज्यादा बड़ा फोर्स लगाएगा? बेटा कमेंट करो, पॉज करो, कमेंट करो, कौन बड़ा फोर्स लगाएगा? किसका फोर्स बड़ा होगा बेटा? किसका फोर्स बड़ा होगा? एप्पल बड़ा फोर्स लगाएगा कि अर्थ बड़ा फोर्स लगाएगी? कौन बड़ा फोर्स लगाएगा बेटा? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अर्थ तो बहुत बड़ी है, अर्थ बहुत बड़ा फोर्स लगा देगी एप्पल पे, एप्पल तो छोटा सा फोर्स लगाएगा अर्थ पे। गलत बेटा। न्यूटन के तीसरे लॉ के हिसाब से फोर्स ऑन अर्थ विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन एप्पल। अर्थ एप्पल पे उतना ही फोर्स लगा सकती है, अर्थ एप्पल पर उतना ही फोर्स लगा सकती है जितना एप्पल अर्थ पे लगा सकता है, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। ठीक है ना। अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है तो मून अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाता है जितना फोर्स अर्थ मून पे लगाती है। अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो सन अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाता है जितना फोर्स अर्थ सन पे लगाती है। दोनों एक दूसरे पे बेटा बराबर फोर्स लगाएंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। बेटा अब आप कहेंगे सर फोर्स बराबर लग रहा है, अर्थ तो ऊपर आती हुई दिख नहीं रही है, एप्पल चलता हुआ दिख रहा है, अर्थ तो ऊपर आती हुई दिख नहीं रही। हाँ फोर्स बराबर है, एक्सेलरेशन बराबर नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ विल बी फोर्स ऑन अर्थ डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल is equals to force on apple divided by mass of apple। आ रही बेटा बात समझ में आपको? बेटा बात समझ में आ रही है ना आपको? अब देखो मास ऑफ अर्थ तो बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है मास ऑफ अर्थ? तो बेटा मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg
मतलब 6 0 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 24 बार जीरो भाई, बहुत बड़ा मास है। और एप्पल का मास कितना होता है? 100 ग्राम। बड़ा एप्पल ले लिया तो 200 ग्राम, इससे बड़ा एप्पल कहां आएगा भाई, ठीक है ना। तो 100-200 ग्राम का ये एप्पल, छोटा था एप्पल, ठीक है ना, लेकिन फोर्स अर्थ के बराबर लगाएगा, फोर्स अर्थ के बराबर लगाएगा। छोटा सा एप्पल फोर्स अर्थ के बराबर लगाएगा, एक्सेलरेशन अलग होगी लेकिन फोर्स बराबर लगेगा। जानते हो मानते नहीं हो, जानते हो मानते नहीं हो, मानना भी है, मानना भी है। आओ बेटा और क्लैरिटी लेकर आते हैं, और क्लैरिटी लेकर आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। यहां पर हम बनाते हैं बेटा एफबीडी। एफबीडी, एफबीडी का मतलब होता है बेटा फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाले फोर्सेस दिखाते हैं, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाले फोर्सेस दिखाते हैं। तो देखो बेटा, इस बुक का अगर हम एफबीडी बनाएं, इस बुक का एफबीडी बनाएं, तो ये है अलग सर की बुक, ठीक है, तो ये है अलग सर की बुक, ठीक है, और पीडब्ल्यू लिख देता हूं इसके ऊपर, पीडब्ल्यू बुक, ओके। ये है अलग सर की बुक, इसके ऊपर लग रहा है एक फोर्स नीचे की तरफ, इसके ऊपर लग रहा है फोर्स नीचे की तरफ, कितना फोर्स लग रहा? mg। और टेबल इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। आगे चल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन n लिख दिया हमने। अब n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? n की वैल्यू mg ही तो होगी, तभी तो बुक नीचे नहीं आ रही। n की वैल्यू mg है, बुक पे mg नीचे लगा, n ऊपर लगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और इक्वल भी हैं, इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं। क्या मैं इनको एक्शन रिएक्शन बोल सकता हूं? क्या मैं इनको एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकता हूं? यस और नो कमेंट करके बताओ बेटा, क्या मैं इनको एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकता हूं? पॉज करो, कमेंट करो, मालूम पड़ना चाहिए कितना बच्चा सही बोल रहा है, कितना बच्चा गलत बोल रहा है, ठीक है। n और mg बराबर हैं, इक्वल हैं, अपोजिट हैं, क्या मैं इनको एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता बेटा। दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। ये क्या हो गया? इक्वल है, अपोजिट है, फिर भी एक्शन रिएक्शन नहीं है बेटा। हर एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल अपोजिट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर इक्वल अपोजिट फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर, हर एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल अपोजिट होगा, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। देखो यहां पर नॉर्मल किस पे लग रहा? बुक पे। यहां पर mg किस पे लग रहा? बुक पे। दोनों बुक पे लग रहे हैं, दोनों बुक पे लग रहे हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो नहीं सकते, ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो नहीं सकते। और दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो सकता। खैर ये तो आगे की बातें। यहां पर देखते हैं, देखो ना, अगर ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, अगर ये खाली एक्शंस हैं तो इनके रिएक्शन कहां है? अगर ये खाली एक्शन है तो इनके रिएक्शन कहां है? इनका रिएक्शन देखने के लिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो जूम आउट करने पर हमें क्या मिला? हमें मिला कि यहां पर क्या है? यहां पर बेटा अर्थ है। यहां पर क्या है? यहां पर अर्थ है, अर्थ पे ये टेबल है, टेबल पे ये बुक है, बुक का नाम पीडब्ल्यू बुक है। ठीक, अब अर्थ ने बुक को खींचा, अर्थ ने बुक को खींचा तो बुक भी तो अर्थ को खींचेगी। तो mg का रिएक्शन अर्थ के सेंटर पे लगेगा, खींचता हुआ बुक की तरफ। बुक अर्थ को खींच रही, अर्थ बुक को खींच रही, दोनों एक दूसरे को खींच रहे होंगे। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो इस mg का रिएक्शन अर्थ के सेंटर पर जाएगा, क्योंकि ये अर्थ के सेंटर ने इस पर लगाया है, अर्थ ने लगाया mg, तो रिएक्शन मिलेगा। अर्थ को जो एक्शन करेगा उसको रिएक्शन मिलेगा। mg टेबल ने नहीं लगाया, mg टेबल ने नहीं लगाया, अर्थ ने लगाया, इसलिए उसका रिएक्शन भी अर्थ को मिलेगा। नॉर्मल टेबल ने लगाया है तो इसका रिएक्शन टेबल को मिलेगा।
ठीक है ना। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं यहां पर देखूं तो इस बुक को ऊपर उठाने के लिए टेबल ने इसके ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाया, तो बुक इस टेबल को नीचे दबा रही होगी, नॉर्मल लगा के बुक नीचे दबा रही होगी, नॉर्मल लगाकर टेबल ऊपर लगा रही होगी, नॉर्मल लगाकर। तो ये हमारे पास आ रहा, टेबल ऊपर लगा रही होगी, टेबल पर नीचे लग रहा होगा, ऊपर नीचे ऐसे फोर्स। ये है एक्शन रिएक्शन पेयर। एक साथ बेटा दो नॉर्मल आने वाले हैं, यहां पर एक साथ दो फोर्स होंगे, यहां पर एक बुक के ऊपर होगा, एक टेबल के ऊपर होगा। टेबल बुक को ऊपर उठाएगी, बुक टेबल को नीचे उठाएगी, नीचे दबाएगी। जब आप कुर्सी पर बैठते हो, कुर्सी दब जाती है। आपने कुर्सी पे फोर्स लगाया और कुर्सी भी तो आपके ऊपर फोर्स लगा रही है उठाने के लिए आपको, ठीक है। तो ये देखो एक्शन रिएक्शन की माया बेटा, ये है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की माया। ध्यान से देखना है, जो बताया वो समझना है। आगे बात करते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आप दोगे कमेंट्स के अंदर। टग ऑफ वॉर, रस्सा कस्सी खेला होगा बेटा आप लोगों ने, रस्सा कस्सी का खेल, टग ऑफ वॉर। क्या है ये? इसके अंदर हमने कहा बेटा दो लोग हैं। एक है फैट गाय, मोटा आदमी है। ये कभी जिम नहीं गया, खूब खाया, खूब पिया, खाता रहा, मोटा हो गया, मोटा ताजा हो गया, लेकिन कभी जिम नहीं गया, बाजुओं में ताकत नहीं है इसके, लेकिन खा पी के मोटा हो चुका है। दूसरा आदमी है पतला, लेकिन ये है मस्कुलर, रोज जिम जाता है, प्रोटीन खाता है, लेकिन फैट नहीं खाता। प्रोटीन खाता है, फैट नहीं खाता। ये है मस्कुलर, खूब जिम जाता है, खूब बॉडी शॉडी बना रखी है इसने, ठीक है ना। और इन्होंने एक रस्सी पकड़ी। अब मोटे आदमी ने कहा कि भैया मुझे तो खाना चाहिए, तो इस मोटे आदमी ने इस रस्सी को अपने ऊपर, अपने पेट पे बांध लिया। मैं जान लगने वाला, मैंने बांध लिया इसको, ठीक है। और अब इस बलशाली आदमी को कह रहा है खींच, तू जितना खींच सकता है तो खींच, ठीक है ना। और जमीन हमने कर दी है बेटा स्मूथ, क्योंकि अभी हमने फ्रिक्शन पढ़ा नहीं, तो फ्रिक्शन को हम इंक्लूड कर नहीं रहे, फ्रिक्शन हमने रखा नहीं है यहां पर। तो इस मोटे आदमी ने अपने ऊपर इस रस्सी को बांध लिया है, और पतले आदमी को कह रहा है खींच जा, जितनी जोर लगाकर खींच सकता है खींच। ये मोटा आदमी, जमीन पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये मस्कुलर आदमी, खूब मसल बना रखे हैं इसने, और ये फैट गाय, ये मस्कुलर गाय, ठीक है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कौन जीतेगा, आपको बताना है बेटा कौन जीतेगा। कमेंट में बताना है कौन जीतेगा, मोटा आदमी जीतेगा कि पतला आदमी जीतेगा, कौन सा आदमी जीतेगा, आपको बताना है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है बेटा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, एग्जाम में जाकर उतना ही दर्द कम होगा, उतना ही खून कम निकलेगा। द लेस यू ब्लीड इन बैटल, मोर यू प्रैक्टिस। ध्यान रखना आप। तो बेटा पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टाटा, सी यू, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।